नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गदरपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम ने अखंड पाठ में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गदरपुर, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। करने और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये समागम वास्तव में वीरता और पवित्रता का एक अद्भुत संगम है। भाइयों बहनों, जब हम शहीद सरदार उधम सिंह जी के त्याग और बलिदान का स्मरण करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वर्ष 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का वो काला पन्ना था जिसने हर भारतवासी को, हर देशवासी का हृदय को दुखों से द्रवित कर दिया था। या मैं कहूं कि हर एक के सीने पर एक तरह से छलनी करने का काम किया था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस नरसंहार की पीड़ा को शहीद उधम सिंह जी ने 21 वर्षों तक अपने सीने में दफन करके रखा, अपने भीतर जीवित रखा और लगातार उस प्रतिशोध को उन्होंने पालने का काम किया। एक एक दिन इस प्रतीक्षा में रहे कि कब मैं जलियांवाला बाग के दोषियों को सजा दूंगा, कब उनकी वह गति प्राप्त होगी जिसके वो हकदार है, जो उन्होंने न्याय किया था, जो पाप किया था। और 7 समुंदर पार जाकर उन्होंने उस अन्याय का प्रतिकार किया और पूरे विश्व को भारत के स्वाभिमान का संदेश दिया कि भारत की धरती पर ऐसे भारत माता के सपूत पैदा होते हैं जो 7 समुंदर पार जाकर भी बदला लेने का काम करते हैं। शहीद उधम सिंह जी का जीवन हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति ये सब सिखाता है। और वो एक ऐसी अमर गाथा है जो आज भी प्रत्येक देशवासी के राष्ट्र के प्रति अपने सर्वोच्च दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। हमारे नौजवानों में, युवाओं में, नवोदित बच्चों में आज देशभक्ति की भावना को संचार करता है। भाइयों बहनों, राष्ट्रभक्ति की ये भावना और त्याग का जज्बा हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाड़ी से ही प्राप्त होता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हमें मानवता, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा की सीख मिलती है। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, कम खाना, कम सोना और लगातार प्रयास करते रहना, लगातार साधना करते रहना। यह गुरुवाणी हमको प्रेरणा देती है, हमको सीख देती है। सर्वदा भला का उनका संदेश केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याण का मंत्र है। पूरी मानव जाति के लिए कल्याण का मंत्र है। यही कारण है गुरु परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है। और गुरु साहब के इसी आशीर्वाद और शहीद सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा सिख समाज देश और राज्य की प्रगति में अपना एक विशिष्ट योगदान दे रहा है। ये तराई की जब मैं बात करता हूं, कल पंजाब का एक चैनल वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। मैंने उनको कहा कि इस तराई को आबाद करने में हमारे इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इस समाज ने काफी पसीना बहाया, यहां पर मेहनत की, चाहे आज सीमा पर देश की रक्षा करना हो, अनाज उत्पादन करना हो या फिर किसी संकट के समय में सेवा के लिए लंगर लगाना हो, इसके माध्यम से मानवता की सेवा करनी हो, हमेशा ये समाज आगे चढ़ के भाग लेता है, हमेशा अग्रणी रहता है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास में, यहां की उन्नति में, यहां की सामुदायिक सांस्कृतिक समृद्धि में भी हमारे इस समाज का योगदान बहुत अतुलनीय है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महापुरुषों के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 8 अगस्त को प्रस्तावित हल्द्वानी दौरे और जनसभा को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद यशपाल आर्या ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसभा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रकाश जोशी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में जनसभा को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह, समर्पण और संगठनात्मक शक्ति के साथ तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की जनसभा ऐतिहासिक होगी और प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन का शंखनाद करेगी। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता और जनता का विश्वास ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर जनसभा को सफल बनाना है। आज के हालात पर संवाद चर्चा होनी चाहिए और चर्चा कैसे होगी, ये प्रश्न है हमारे सामने। चर्चा तभी होगी जब हम संपर्क करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हालात के बारे में, कांग्रेस के अतीत के बारे में, देश की आजादी के बारे में, देश के निर्माण के बारे में, आज के इस प्रदेश में, इस देश में हो रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि आज के हालात से देश के हालात किस तरह बिगड़ चुके हैं। आप चर्चा कर सकते हैं कि आप उससे सहमत हैं। अगर हम चर्चा करेंगे किसी उसका आप अपनी बात को करेंगे, तर्कों के साथ कहेंगे, तथ्यों के साथ कहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका असर जो जहां पर आप जिस घर में जाएंगे उनके साथ संवाद करेंगे, निश्चित रूप से वो आपकी बात को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। और ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य स्पष्ट है हमारा। अब नहीं तो कभी नहीं। कांचुकी ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, प्रेम की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। हम कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, बदलाव का माहौल है, ये सच है, ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। इसमें तो बदलाव में हमारी भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हर कार्यकर्ता की भूमिका निर्धारित है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको इस बात का एहसास है, इस बात की जानकारी है कि उत्तराखंड में कांग्रेस एकजुट हो जाएगी तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता, उस वेग को नहीं रोक सकता, उस लक्ष्य में जाने से रोक नहीं सकता कि आदरणीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं। देहरादून की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर 3 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यही मामला किसी कांग्रेस नेता से जुड़ा होता तो अब तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन मंत्री गणेश जोशी पर सरकार मेहरबान नजर आ रही है। उन्हें सवाल उठाए कि इतनी संपत्ति आखिर कहां से अर्जित की गई। साथ ही हरक सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ जब बीजेपी ने आरोप लगाए थे तो तत्काल उन्होंने मेरे घर ईडी और सीबीआई भेज दी थी और निकला कुछ नहीं, जबकि अब सरकार अपने ही मंत्री के मामले में कार्रवाई से बचती दिख रही है। गणेश जोशी को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या, वो तो बहुत छोटा सा हुआ है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ, मतलब मैं सोचता हूं कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटा हुआ है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, मैंने कहा कि भगोड़ा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं भगोड़ा नहीं बोल रहा हूं। पेंशन मिलती है आर्मी की, अगर मिलती है तो मुझे नहीं जानकारी, मिलती हो तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलती ना। ठेकेदारी करी, आप बताओ ना कि कौन सा योजना बनाई उन्होंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास है, था कहां से, इनमें तो नॉमिनेशन करने के लिए भी पैसा नहीं होना चाहिए था, कहां से आया भाई। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे।
11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर में नवनिर्मित बस स्टैंड का और खंड विकास कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। साथ ही डलबाबा मंदिर से गुलर भोज कूल्हा तिलपुरी वन बैरियर तक सड़क और आंतरिक मार्गों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गदरपुर का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग राजनीति के लिए हर विकास के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता अब झूठे आरोप नहीं, बल्कि अब जनता को जमीन पर परिणाम चाहिए होते हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलता है, खोखले नारों से काम नहीं चलता है। अब जब परिणाम आते हैं तो जनता के सामने दिखाई देते हैं। इसलिए हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है कि कोई योजना शुरू करी और ये योजना बीच में ही अटक गई। वो योजना बीच में ही अटक गई, पूरी ही नहीं हुई, धन आवंटन नहीं हुआ, शिलान्यास तो हो गया, लेकिन उसका कभी लोकार्पण का अवसर नहीं आया। भाइयों बहनों, हम शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक हर योजना, हर ये परियोजना को चरणबद्ध तरीके से ये पूरा करने वाली हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होता है, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी होता है। भाइयों बहनों, वो योजनाएं पूरी भी होती है, और यही हमारी कार्य संस्कृति है, और यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। भाइयों बहनों, आज जो लोकार्पित किया गया जो बस अड्डा है, जहां यात्रियों को बहुत बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं आने जाने में उपलब्ध कराएगा, उनको अच्छी सुविधा देगा। वहां पर एक अच्छा, मैं देख रहा हूं कि वेटिंग रूम भी बना है। अभी हम सब लोग उसके लोकार्पण के बाद अंदर जाकर हम देखकर आए हैं। वहां अच्छी किचन भी बनी हुई है, जिससे लोगों को वहां चाय पानी या अन्य प्रकार का जो स्वल्पाहार भी उपलब्ध हो पाएगा। जल्दी से जल्दी विभाग उसकी भी व्यवस्था करेगा। वहीं आज खंड विकास कार्यालय ग्रामीण विकास को, जिसका लोकार्पण हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि इससे लोगों को जो लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। उनको बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक स्थान पर उनको सरकारी स्टाफ भी मिलेगा, सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी, और व्यवस्थित तरीके से उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी मांगे हैं, वो आगे भी बढ़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम चाहे गदरपुर हो, चाहे आसपास के क्षेत्र हो, रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो, उधम सिंह नगर हो, या पूरा उत्तराखंड हो, इस पूरे उत्तराखंड में एक हम विकास की नई कहानी लगातार लिखने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार विकास की गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं। यदि मैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो जैसा अरविंद पांडे जी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में अनेकों काम इस क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहां पर पूरी हुई हैं। अनेक महत्वपूर्ण विकास के कार्य पूरे हुए हैं। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि वो हजारों परिवारों के जीवन में आया हुआ एक सकारात्मक रूप से जो बदलाव आया है, उनके जीवन को आसानी हुई है, उनको जो सुविधाएं मिली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में छात्रावास भवन बना है। राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में आधुनिक ऑडिटोरियम बना है। ITI गुलर भोज में बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ है। ऐसे अनेक काम जो युवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। और पिछले दिनों आप आए थे, आश्रम पद्धति कन्या
विद्यालय का आपने उच्चीकरण की बात करी थी। भाइयों बहनों, आपने वहां पर बात रखी कि इस क्षेत्र की ये बहुत जरूरत है, हमारी बेटियों को परेशान न होना पड़े, उनको दूर न जाना पड़े, एक पढ़ाई के बाद घर से जाने आने में उनको कोई परेशानी न हो। हमने उसके उच्चीकरण के आदेश भी कर दिए हैं, उसका शासनादेश भी निर्गत हो गया है। वहीं बोर डैम के डाउन स्ट्रीम में 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा अनेक गांवों में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण भी किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामोत्थान परियोजना के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। गदरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी वर्ष और वर्ष समाप्त होते ही विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का उत्तराखंड आना जाना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता चुनाव के समय आने वाले नेताओं और हमेशा जनता के बीच रहने वाले नेताओं के बीच का अंतर अच्छी तरह समझती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके नेतृत्व में राज्य में कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि विकास, सुशासन और बड़े निर्णयों के कारण उत्तराखंड ने नई पहचान बनाई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने पारदर्शी नियुक्तियों को बढ़ावा दिया, एसडीजी रैंकिंग में प्रदेश को अग्रणी स्थान दिलाया तथा अतिक्रमण, धर्मांतरण और दंगों पर सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है और जनता सरकार के कार्यों का मूल्यांकन विकास के आधार पर करेगी। इसके बारे में बहुत पहले भी कहा था, क्योंकि चुनाव का वर्ष है ये, इस वर्ष के समाप्त होते ही चुनाव हो जाएगा और ये नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। और यहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में, 10 सालों में अनेक ऐतिहासिक काम हुए हैं। उत्तराखंड आज कई सारे मामलों में, आज विकास के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय के मामले हों, नियुक्तियों के मामले हों, यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या मदरसा बोर्ड समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा में नया प्राधिकरण बनाना हो, ऐसे अनेकों निर्णय हुए हैं। चाहे अवैध अतिक्रमण हटाना हो, चाहे वो लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद या अवैध रूप से जो धर्मांतरण होता था उसके खिलाफ कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहले नंबर पर आना हो, ऐतिहासिक काम हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ से बहुत लगाव है। केवल चुनाव के समय में आने वाले नेताओं को जनता भली भांति समझ रही है, देख रही है। प्रधानमंत्री जी अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। अल्मोड़ा एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशानुसार जनपद के स्कूलों, कॉलेजों, नगर कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सीओ अल्मोड़ा यातायात बलवंत सिंह रावत के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात हयात सिंह अपनी टीम के साथ राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां छात्राओं और शिक्षकों के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी देते हुए छात्रों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी और अत्यधिक भारी वर्षा भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आज रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सीएस तोमर के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। 1 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच मानसून के और अधिक सक्रिय होने के संकेत हैं, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में सामान्य से करीब 10% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है।
और 2-3 स्थानों पे हमारे को हैवी भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट एंड काफी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे। राज्यसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के भविष्य, उसके गांवों और सीमांत क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में की जाने वाली जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के विकास, पलायन की वास्तविक तस्वीर और सीमांत गांवों के अस्तित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उत्तराखंड में जनगणना को अपनी गणना अपना गांव जनभागीदारी अभियान के रूप में संचालित किया जाए, जिससे कि हर उत्तराखंडी का अपने मूल गांव से संबंध दर्ज हो, पलायन का वास्तविक डेटा सामने आए और योजनाओं का लाभ अंतिम गांव तक पहुंच सके। आइए अब आपको सुनाते राज्यसभा में क्या कुछ कहा है सांसद महेंद्र भट्ट ने। के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं, जो केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है। महोदय, वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को हम सभी जानते हैं कि यह देश की नीतियों, योजनाओं, समाज संसाधनों के वितरण का आधार बनाती है। लेकिन विशेष रूप से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड जैसे प्रत्येक राज्य में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जन भागीदारी आधारित अभियान के रूप में संचालित किया जाए। महोदय, उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे पलायन से आज कई गांव का अस्तित्व संकट में आ गया है। सीमांत क्षेत्र में जनसंख्या का असंतुलन बन गया है। आज यह स्थिति है कि हजारों गांव खाली हो चुके हैं। अगर जनगणना सही और व्यापक तरीके से नहीं हुई, इन गांवों का अस्तित्व कागजों में समाप्त हो जाएगा। महोदय, यह स्पष्ट मानना है कि जनगणना को केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रखने के बजाय इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध तरीके से किया जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड की चाय के व्यापार, प्रचार प्रसार, आकर्षण, पैकेजिंग और प्रभावी ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान भवन देहरादून में उपयुक्त स्थान पर टी आउटलेट स्थापित करने के निर्देश भी दिए, जिससे कि उत्तराखंड की चाय के साथ साथ राज्य के जैविक उत्पादों को भी बेहतर बाजार और पहचान मिल सके। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने लगातार हो रही बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें बाजार तक नहीं पहुंचा पा रही थी, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। कृषि मंत्री ने बरसात से फसलों को हुए नुकसान का नियमित मॉनिटरिंग और आकलन करने के साथ ही प्रतिदिन की रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री जोशी ने नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश भर में संचालित पॉली हाउस निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने, उन्हें समय पर पूर्ण करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। और फिलहाल बुलेटिन में साथ इतना ही।